Hello everyone, welcome to Literary Insight. चलिए फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको एमिली सेलवुड के बारे में बताऊंगी. ओके, so this is the picture of Emily Selwood as you can see here on the screen. All right, so now comes to its birth. उनका बर्थ कब हुआ था एमिली सेलवुड का? ठीक है, 9 जुलाई 1813 को उनका बर्थ हुआ था. कौन सी सिटी में? हॉर्न कैसल सिटी में, जो कि यूनाइटेड किंगडम स्टेट के अंदर है. ऑल राइट, सो उनकी डेथ कब हुई थी? शी डाइड ऑन 10th अगस्त 1896. तो जब वो 83 इयर्स की थी तब उनकी डेथ हो गई थी एमिली सेलवुड की. ऑल राइट, तो उनके हस्बैंड का नेम क्या था? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन था, जो कि फर्स्ट बैरन टेनिसन बने थे 1850 टू 1892. ठीक है, उसके बाद आता है उनके कितने चिल्ड्रंस थे. सो शी हैज 2 चिल्ड्रंस. ऑलराइट, so who they are? First one is Hallam Tennyson and second one is the unnamed Tennyson. All right, तो जो उनके चिल्ड्रन है, उनके फर्स्ट बेटे का नाम था हालम टेनिसन एंड जो उनका सेकंड चाइल्ड है वो बैरन टेनिसन. वो भी बैरन टेनिसन था अपने फादर की तरह, जैसे उसके फादर को फर्स्ट बैरन टेनिसन बनाया गया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, ऐसे ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बेटा भी बैरन टेनिसन बना था, जो कि सेकंड बैरन टेनिसन उसको नाम दिया गया था. ठीक है, बट उसका एज स्पेसिफिक इन्होंने कोई नेम रिवील नहीं करा था. सो द सेकंड चाइल्ड इज अननेम्ड टेनिसन. उसका कोई नाम नहीं था, तो वो अननेम्ड टेनिसन ही है. ऑलराइट, अब एमिली सेलवुड के पेरेंट्स कौन थे? हर मदर नेम वाज सारा फ्रैंकलिन. उनकी मदर का नेम सारा फ्रैंकलिन था एंड हिज फादर नेम वाज हेनरी सेलवुड. ऑलराइट, सो नाउ कम्स टू हर सिबलिंग्स. एने सेलवुड, ठीक है, एने सेलवुड जो है उनकी सिस्टर का नाम है एंड जो उन्होंने बुक्स पब्लिश करी थी एमिली सेलवुड ने, वो है द फेरिंगफोर्ड जर्नल ऑफ एमिली टेनिसन. ओके, 1853 to 1864, Lady Tennyson's journal. All right, so now comes to the question, who was Emily Selwood? तो चलिए आइए गाइस, अब हम आपको एक क्वेश्चन के बारे में डीपली बताते हैं कि एमिली सेलवुड एक्चुअल में कौन थी. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट. सो इन द फर्स्ट पॉइंट, Emily Selwood was born on 9th July 1813. ऑलराइट, एमिली सेलवुड जो है उनका बर्थ हुआ था 9th जुलाई को 1813. ऑलराइट, so she died on 10th August 1896. Okay, उनकी डेथ कब हुई थी? 10th August 1896 में. All right, so now comes to the third point. Emily Selwood, known as Lady Tennyson. Emily Selwood को Lady Tennyson के नाम से भी जाना जाता था. Was the wife of the poet Alfred Lord Tennyson. और उनको इस नाम से भी जाना जाता था कि वो पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की वाइफ थी. ठीक है, एंड एन ऑथर एंड कंपोजर इन हर ओन राइट. एंड वो अपनी जगह पे एक ऑथर भी थी एमिली सेलवुड एंड कंपोजर भी थी. ओके, सो नाउ कम्स टू द फोर्थ पॉइंट. एमिली वाज द ओल्डेस्ट ऑफ 3 daughters. अब एमिली जो थी अपनी दोनों बहनों से बड़ी थी. शी वॉज द एल्डर सिस्टर फ्रॉम द 2 sisters. ओके, वो अपनी दोनों बहनों से बड़ी सिस्टर थी. ऑलराइट, रेज्ड बाय अ सिंगल फादर. तो इन तीनों का जो पालन पोषण है इनके फादर ने अकेले ही करा है, क्योंकि इनकी जो मदर है सारा फ्रैंकलिन, उनकी डेथ हो गई थी when she was 3 years old. जब इन and her mother Sarah died when she was 3 years old. Yes. So उन्होंने बताया है इसमें कि जब वो 3 years की थी एमिली सेलवुड, तब उनकी मदर सारा फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी. तो उनका जो पालन पोषण है उनको उनके फादर ने रेज करा है. ऑलराइट, उनका पालन पोषण उनके फादर हेनरी सेलवुड ने करा है. ऑलराइट, सो नाउ कम्स टू द फिफ्थ पॉइंट. हर फादर अ सक्सेसफुल लॉयर. उनके फादर क्या थे? एक सक्सेसफुल वकील थे, सक्सेसफुल लॉयर थे. वॉज डिवोटेड टू हर, एंड वो बहुत ज्यादा डिवोटेड थे. एंड हर सिस्टर्स
ensured that they had a good education। और उनकी सिस्टर्स को भी पता था कि हमारे फादर ने हमारा जो वो उनको कंफर्म था कि हमारे फादर ने हमारी एजुकेशन बहुत अच्छे से की है। और वो मानती भी थी कि हमारी एजुकेशन हमारी मदर के बिना बहुत अच्छे से हुई है। हमारे फादर ने हमारा पालन पोषण बहुत अच्छे से किया था। All right. So now comes to the sixth point. She met Alfred when she was a girl। और एमिली एल्फ्रेड से कब मिली थी? जब वो खुद एक बच्ची थी। ठीक है। But they did not develop a romantic relationship। But उनका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बना था आपस में। ठीक है, मतलब उनका कोई अफेयर स्टार्ट नहीं हुआ था। All right. Until his brother Charles married her sister Louisa। All right. जब तक उसके ब्रदर ने, जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ब्रदर चार्ल्स था, उनकी शादी लुइसा से नहीं हुई थी, तब तक उनका कोई दोनों का, एमिली एंड एल्फ्रेड का आपस में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था। All right, so now comes to the seventh point. It was 13 years before they would marry। और ये 13 साल हो चुके हैं कि जब वो उन दोनों की शादी हुई थी। ठीक है। Due to her father's concern about the degree to which Tennyson could provide for her on a poet's income। तो 13 साल हो चुके हैं चार्ल्स एंड लुइसा की शादी को, और अब उसके फादर को ये कंसर्न है अबाउट द डिग्री टू विच टेनिसन कुड प्रोवाइड फॉर हर ऑन अ पोएट्स। तो अब जो है एमिली सेलवुड के फादर को ये कंसर्न था कि क्या जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, क्या वो अपनी थोड़ी सी इनकम में गुजारा कर लेंगे अगर वो मेरी बड़ी बेटी एमिली से मैरिज करते हैं, इन दोनों की शादी होती है, तो क्या वो इतनी सी इनकम में गुजारा कर पाएंगे पूरे घर का? मतलब कैसे चलेगा सब कुछ फाइनेंशियली? मतलब क्योंकि जो टेनिसन, मैं अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी, आगे से आगे जो इन्होंने बताया है पॉइंट्स में मेंशन भी है, क्योंकि जब क्योंकि उससे पहले क्या था कि जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे वो फाइनेंशियली इतने वो नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, वो कुछ टाइम पहले ही उनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व आउट हुआ था। उसी के बाद उनकी एमिली सेलवुड से शादी हुई थी, जब एमिली सेलवुड के फादर हेनरी ने देखा था कि अब एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो उन दोनों की मैरिज हो गई थी फिर उसके बाद। चलिए आइए, नाउ कम्स टू द 8th पॉइंट। When his career became more successful, Emily and Alfred married। देखिए, अब उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि जब उनका करियर बहुत सक्सेसफुल पॉइंट पे आ गया था, तो ही एमिली एंड एल्फ्रेड की शादी हो गई थी। Now comes to the 9th point. Emily played a number of significant roles in Alfred's। तो एमिली ने भी जो है बहुत से सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे हैं एल्फ्रेड की लाइफ में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। एल्फ्रेड्स लाइफ, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला कि एमिली सेलवुड जो है उन्होंने बहुत से रोल प्ले करे हैं एल्फ्रेड की लाइफ में। सो नाउ कम्स टू द 10th पॉइंट। Aside from being a wife and mother of 2 sons, she ran large households and conducted business tasks for her husband। ऑलराइट, तो उन्होंने 10th पॉइंट में ये बताया है कि एक साइड तो वो अपना फर्ज निभा ही रही है वाइफ होने का भी और 2 बच्चों की माँ होने का भी, बट दूसरी साइड उनके क्या फर्ज है कि एक तो वो अच्छी तरीके से अपना हाउस होल्ड, घर की चीजों में उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है अपना, ठीक है। और जो उनके बिजनेस टास्क हैं वो अपने हस्बैंड के लिए कंडक्ट करती रहती है, ठीक है। उनका बहुत बड़ा रोल है इन सब चीजों में, ही उनका बहुत बड़ा रोल है एमिली सेल का। So now comes to the 11th point. She performed the role of a business manager। तो उन्होंने कौन सा रोल परफॉर्म करा था? The first role she performed as a business manager, and the second secretary, third promoter, fourth entertainer, and fifth one is protector। All right. So Emily Selwood बहुत से रोल अपने परफॉर्म कर रही थी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइफ में। मतलब जो कि बहुत मुश्किल होता है एक लेडी के लिए करना, मतलब सभी लेडीज के लिए बहुत मुश्किल होता है इतना सब कुछ करना, बट स्टिल शी हैज परफॉर्म्ड ऑल द रोल्स इन एल्फ्रेड्स लाइफ। ऑलराइट, आप ये देखिए कि एमिली सेलवुड एक परफेक्ट मदर भी थी,
ठीक है। और उसके बावजूद वो अपने हस्बैंड का बिजनेस भी संभालती थी। ठीक है। बिजनेस मैनेजर बन के, उनकी सेक्रेटरी बन के, उनकी प्रमोटर बन के, एंटरटेनर बन के एंड उनकी प्रोटेक्टर बन के, उनको प्रोटेक्ट करके भी चलती थी हमेशा। So now comes to the 12th point. Her health suffered after the birth of her second child. अब एक ऐसा मोड़ आया था कि जिसमें उनकी जो हेल्थ थी वो पहले से बहुत मतलब वीक हो गई थी, अब वो हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा, अपने सेकंड चाइल्ड के बर्थ के बाद। जब उनका सेकंड बेटा हुआ था उसके बाद एमिली सेलवुड की हेल्थ जो है बहुत ज्यादा वीक हो गई थी वो हेल्थ वाइज। एंड स्ट्रेस एंड ओवरवर्क कॉज्ड हर हेल्थ टू वीकन टू द पॉइंट दैट शी बिकम एन इनवैलिड। ठीक है। उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लग गया था क्योंकि ओवरवर्क रहता था हमेशा, ओवर, ठीक है ना, हर चीज को लेके चलना इतना पॉसिबल, इतना मतलब कहते हैं ना कि इतना इजी नहीं होता हर चीज को परफॉर्म करना। ठीक है ना, एक ही लेडी हर एक चीज को परफॉर्म करती जा रही है। तो एक लेडी के लिए, कोई भी इंसान हो, चाहे लेडी हो चाहे मैन हो, कोई भी हो, किसी के लिए हर चीज, इतनी सारी चीजों को लेके चलना, सब कुछ अच्छे से अपने रोल्स परफॉर्म करने लाइफ में, नॉट एट ऑल इजी फॉर एनीवन। ठीक है। तो उसी की वजह से उनको स्ट्रेस भी रहता था, ज्यादा वर्कलोड होता था, जिस वजह से उनकी हेल्थ जो है इफेक्ट कर रही थी, जिस वजह से वो ये वीक पॉइंट में आ गया था कि अब वो इनवैलिड बन गया था। All right. So now comes to the 13th point. She enjoyed music and wrote settings for some of. तो उनको क्या पसंद था, क्या एंजॉय करती थी एमिली सेलफोर्ड? सबसे ज्यादा म्यूजिक एंजॉय करती थी। और रोट क्या लिखती थी, क्या लिखा था उन्होंने? सेटिंग्स फॉर सम ऑफ टेनिसन्स पोएट्री। ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा था? एक तो उनको इंजॉयबल, उनकी क्या चीज थी कि वो म्यूजिक बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे एमिली सेलवुड। और वो सेटिंग्स लिखती थी टेनिसन्स की पोएट्री में, उन्हें लिखना बहुत अच्छा लगता था। एंड रोट अ कपल ऑफ poems। ओके। और वो ये सब चीजें लिख के, म्यूजिक सुन के, वो बहुत अपने आप में ना, वो एक ऐसी लेडी थी कि वो अपने आप में भी इंजॉय करना बहुत मतलब पसंद करती थी। All right. So now comes to the 14th point. After her husband died in 1892, जब उनके husband की death होगी 1892 में, she worked with her son to write a biography of his life. फिर उन्होंने अपने बेटे के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो कि क्या था, जो कि क्या लिखना शुरू करा उन्होंने अपने बेटे के साथ? टू राइट अ बायोग्राफी ऑफ हिज लाइफ। उनकी लाइफ की बायोग्राफी लिखनी शुरू कर दी उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर। ऑलराइट। सो नाउ कम्स टू द अर्ली लाइफ। अब हम बताते हैं कि इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, मतलब मैरिज से पहले की लाइफ कैसी थी। ठीक है। सो नाउ कम्स टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अर्ली लाइफ in which it describes Emily Sarah Selwood was born on 9 July 1813। तो एमली सारा सेल्विट जो है वो कब बॉर्न हुई थी? वही 9 जुलाई 1813 में। सी गाइस, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हु वाज एमली सेल्वुड, उनकी अर्ली लाइफ क्या थी, आगे से आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स है। सो प्लीज मेक नोट्स ऑन इट, डू नोट डाउन इन योर नोटबुक्स गाइस। This will help you in your exams also, all right? आपके जो असाइनमेंट्स वर्क भी आते हैं, मे भी हो सकता है आप में से कुछों के पास ऐसे क्वेश्चंस आते हो, तो आप इन चीजों को कॉपी कर सकते हैं, आप इनको लिख के अपनी असाइनमेंट्स पूरी करके सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपको इन चीजों पे फुल मार्क्स मिले। ऑल राइट। एंड डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू स्कोर बेटर। ऑल राइट। So let's start with the point. Emily Sarah Selwood was born on 9 July 1813. Okay, मैंने आप सबको ये तो बता ही दिया था कि उनका बर्थ कब हुआ था? 9 जुलाई 1813। Most likely at Market Place. अब हॉर्न कैसल जो सिटी थी वो कहाँ पर थी? जहाँ पर जैसे मार्केट प्लेस होती है ना, वहां पर थी हॉर्न कैसल। मतलब जैसे मार्केट्स का इलाका होता है ना, वो उस टाइप का था हॉर्न कैसल। ठीक है। Lincolnshire, England. ठीक है, Lincolnshire, England. So now comes to the second point. She was the eldest of three daughters in the Selwood family.
अब जो एमिली सेलवुड थी वो सबसे बड़ी बेटी थी, अपनी दोनों बहनों से सबसे बड़ी डॉटर थी सेलवुड फैमिली में। ऑलराइट, सो नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट। हर फादर हेनरी सेलवुड वाज अ सक्सेसफुल सॉलिसिटर, मींस लॉयर। जो उसके फादर थे एमिली सेलवुड के, हेनरी सेलवुड, वो एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल सॉलिसिटर मतलब लॉयर थे, हु आल्सो वर्कड फॉर द टेनिसन फैमिली, जो खुद वर्क करते थे टेनिसन फैमिली के लिए। ऑलराइट, सो नाउ कम्स टू द फोर्थ पॉइंट। हर मदर सारा फ्रैंकलिन सेलवुड died when Emily was only 3 years old. तो अब फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ये बताया है, एमिली सेलवुड की मदर के बारे में बताया है, सारा फ्रैंकलिन सेलवुड के बारे में, जिनकी डेथ हो जब उनकी उनकी डेथ हो चुकी थी, तब एमिली जो है वो 3 साल की थी तब। ठीक है, नाउ कम्स टू द फिफ्थ पॉइंट। आफ्टर हर मदर्स डेथ एमिली वॉज रेज्ड बाय हर लविंग एंड डिवोटेड फादर। अब उनकी मदर की डेथ के बाद, एमिली की मदर की डेथ के बाद, एमिली सेलवुड जो है वो अपने लविंग एंड डिवोटेड फादर द्वारा रेज्ड हुई थी, मतलब उनका जो पालन पोषण था, बड़ी वो कैसे हुई थी, अपने फादर के प्यार से और उनकी डिवोशन के कारण वो उनका लालन पोषण हुआ था। ठीक है, सो नाउ कम्स टू द सिक्स्थ पॉइंट। हर फादर ensured that Emily and her sisters received a good education. उनके फादर को बहुत टेंशन रहती थी कि मेरी बेटियों को एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन रिसीव हो, और हुई भी थी। उनके फादर ने इतनी मेहनत करी थी, इतने लविंग एंड डिवोटेड उनके फादर थे, जिसके कारण उनको एक गुड एजुकेशन रिसीव्ड हो गई थी तीनों सिस्टर्स को। ऑलराइट, which was unusual for many girls in the Victorian period. तो जो कि इतना आसान नहीं है बहुत सी लड़कियों के लिए, वो भी विक्टोरियन पीरियड के अंदर। नॉट एट ऑल इजी गाइस। विक्टोरियन पीरियड के बारे में भी हम एक बात करेंगे, वो भी उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। विक्टोरियन पीरियड का भी मैं एक अलग से आप सबके लिए क्वेश्चन टॉपिक लेकर जरूर आऊंगी, कि जिसके बारे में सारी डिटेलिंग मैं आप सबको बताऊंगी। ऑलराइट, सो उन्होंने ये बताया है उनके फादर ने कि मेरी बेटियों को बहुत अच्छी एजुकेशन मैंने दी, और जो कि इतना आसान नहीं था, बहुत सी लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं था होता विक्टोरियन पीरियड में इतनी अच्छी एजुकेशन लेना। ठीक है, सो नाउ कम्स टू द सेवेंथ पॉइंट। एमिली dwelt a love for reading. तो उनका जो प्यार है वो किस चीज के लिए डेवलप हुआ था, रीडिंग के लिए। सो चलिए लेट्स कम टू द सेवेंथ पॉइंट। Emily dwelt a love for reading, music and literature from an early age. So Emily को कौन सी चीजें पसंद थी अर्ली एज से ही। एक तो उनका किस चीज में शौक डेवलप हुआ था, इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, प्यार डेवलप हुआ था। रीडिंग, फर्स्ट इज रीडिंग, secondly music, and third one literature from an early age, literature maybe. Okay, so now comes to the eighth point. She belonged to a cultured and educated family, which encouraged intellectual interest. So, एमिली कहाँ से बिलोंग करती है, एक कल्चर्ड एंड पढ़ी लिखी फैमिली से। ठीक है, विच एनकरेज इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट। उनकी फैमिली एक ऐसी फैमिली थी जो उनको एनकरेज करती थी इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट बनाने में। ऑल राइट, सो नाउ कम्स टू द नाइन्थ पॉइंट। एमिली फर्स्ट मेट एल्फ्रेड टेनिसन ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। एमिली जो है वो कब मिली थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जब वो बच्ची थी, खुद एक छोटी सी बच्ची थी, तब मिली थी वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से। बिकॉज देयर फैमिलीज न्यू ईच अदर, क्योंकि उन दोनों की फैमिली आपस में एक दूसरे को जानती थी। सेलवुड फैमिली और टेनिसन फैमिली एक दूसरे को आपस में जानते होते थे, इसलिए दोनों मिले थे। Now comes to the 10th point. Their friendship gradually grew into love. और धीरे धीरे एमिली सेलवुड एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो फ्रेंडशिप है वो प्यार में बदल गई। ऑल राइट, ऑल्दो दे हैड टू वेट मैनी इयर्स बिफोर मैरिज, पर उनको बहुत साल वेट करना पड़ा अपनी शादी के लिए, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंसर्न्स रेज्ड बाय हर फादर। ठीक है, क्योंकि उनके देखा जाए तो जो हेनरी सेलवुड थे वो एक सक्सेसफुल लॉयर थे, जो कि उनके पास बहुत पैसा था। ठीक है, और उन्होंने अपनी बेटियों को इस तरीके से रेज करा था कि उनके पास कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।
तो उनके फादर को ये लगता था कि मेरी बेटी को मैरिज के बाद भी ऐसा ही हस्बैंड मिले जो फाइनेंशियली बहुत सपोर्टिव हो। ऑलराइट, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा, मतलब फाइनेंशियली उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऑलराइट, फाइनेंशियली सपोर्ट होनी चाहिए हस्बैंड की साइड से, फाइनेंशियली पावरफुल होना चाहिए उनका हस्बैंड। ठीक है, तो वो यही चाहते थे कि मेरी बेटी को मैरिज के बाद भी फाइनेंशियली तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए अपने हस्बैंड की साइड से। ऑलराइट, सो आइए अब चलते हैं उनकी मैरिज की तरफ। उनका मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मतलब उनकी मैरिज में क्या क्या हुआ था। Alright, so now comes to the first point. Emily first met Alfred Lord Tennyson when she was either 9 or 16 years old. ठीक है, एमिली जो है, एमिली सेल्वुड, वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से तब मिली थी जब आप लगा लो 9 साल से 16 साल के बीच में होंगी वो, लगभग ऐसे उनकी कुछ उम्र होगी, वो तब मिली थी उनसे। Now comes to the second point. Alfred fell in love with the Emily at the marriage of his brother Charles to her sister Louisa in May 1836. तो अल्फ्रेड जो है, वो उनको प्यार हो गया था एमिली सेल्वुड से, तब प्यार हुआ था जब उनके एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के भाई ब्रदर चार्ल्स टेनिसन की मैरिज सिस्टर लुइसा से हुई थी इन मई 1836 में। तो तब उन्हें एमिली सेल्वुड से प्यार हो गया था जब उनके उनके भाई चार्ल्स की शादी के दौरान उन्हें एमिली सेल्वुड से प्यार हो गया था मई 1836 में। ठीक है, नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट। ही लेटर रोट अ सोनेट अबाउट हाउ ही फेल्ट एट द वेडिंग ऑफ देयर सिबलिंग्स वेयर एमिली वाज द ब्राइड्समेड। ठीक है, तो आप देखिए उन्होंने बाद में एक सोनेट लिखा था अबाउट हाउ ही फेल्ट एट द वेडिंग ऑफ देयर सिबलिंग्स, कि उनको कैसा लगा था उनकी सिबलिंग्स की मैरिज के टाइम पे, वेयर एमिली वाज द ब्राइड्समेड। और वो ये सोच रहे थे कि काश एमिली और मेरी भी शादी हो जाती इस टाइम पे, या कुछ ऐसा सही ना, वो सोच रहे थे इस चीज को लेके, तो उन्होंने एक सोनेट लिखा था अल्फ्रेड ने। तो चलिए आइए सोनेट को पढ़ते हैं। लव लाइटेड डाउन between them full of glee, and over his left shoulder laughed at thee. So guys, मैं आपको इस सोनेट का मतलब एक साथ बताऊंगी, तो अभी हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, लव लाइटेड, लाइट्स उन्हें बहुत पसंद थी, लाइटेड डाउन बिटवीन देम फुल ऑफ ग्ली, एंड ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर laughed at thee. Oh, happy bridesmaid, a make happy bride. तो ब्राइडमेड क्या होता है, जो दुल्हन की बहन होती है वो ब्राइड्समेड होती है। ऑलराइट, एंड ऑल एट वंस अ प्लीजेंट ट्रूथ आई लर्नड फॉर व्हाइल द टेंडर सर्विस मेड द वे, आई लव thee for the tear thou couldst not hide, and pressed thy hand and knew the press returned, and thought my life is sick of single sleep. Oh happy bridesmaid, make a happy bride. देखिए किस तरीके से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक बहुत सुंदर सा सोनेट लिखा था अपनी होने वाली ब्राइड के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत यकीन था कि मैं एक दिन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए, फाइनेंशियली पावरफुल बन के मैं एमिली सेल्वुड से ही मैरिज करूंगा। ऑलराइट, तो चलिए आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। This stanza is from The Princess by Alfred Lord Tennyson. ये stanza जो है, ये प्रिंसेस एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की तरफ से लिखा गया है। ठीक है, it describes the moment when the poet realizes his love is returned. तो ये it describe, ये मोमेंट जो उन्होंने डिस्क्राइब करा है ना पोएट ने, वो रियलाइजेशन में डिस्क्राइब करा है कि इनका प्यार जो है वो उन्हें वापस मिल गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। तो जो उनकी फर्स्ट पॉइंट था ना, द पोएट सेज दैट लव केम बिटवीन द जॉयफुली देम जॉयफुली। पोएट ने बताया कि जो प्यार है, ठीक है, वो आया था उनके बीच में बहुत जॉयफुली। जॉयफुल मीन्स हैप्पीली। लव लाइटेड डाउन बिटवीन देम फुल ऑफ ग्ली, तो इस लाइन का मतलब ये है।
ठीक है, जो लव लाइटेड डाउन बिटवीन देम फुल ऑफ ग्ली है ना, तो उसका ये मतलब है कि जो पोएट कह रहा है कि जो प्यार आया था उन दोनों के बीच में, बहुत खुशी भरा प्यार आया था। समझ रहे हो? इन द सेकेंड पॉइंट, during a wedding ceremony, someone happily says to the bridesmaid, "Oh happy bridesmaid, make a happy bride." तो शादी के दौरान, जब शादी वेडिंग सेरेमनी हो रही थी, उस दौरान किसी ने बड़े खुश होके बोला था ब्राइड की बहन को, एमिली सेलवुड को, "ओ हैप्पी ब्राइड्समेड, मेक अ हैप्पी ब्राइड." के ओ हैप्पी ब्राइड्समेड, आप हैप्पी ब्राइड बना सकते, मेक अ हैप्पी ब्राइड, विशिंग दैट शी टू विल सून बी मैरिड। और वो ये विश कर रहे थे कि उनकी भी जल्दी शादी हो जाए। ठीक है, नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट, while helping the bride, जब वो मदद कर रहे थे ब्राइड की, द ब्राइड्स मेड बिकम्स इमोशनल एंड टीयर्स कम इनटू हर आईज। तो जब वो ब्राइड को तैयार होने में मदद कर रही थी, उनकी दोनों बहनें, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए थे, इमोशनल हो गई थी। पर ये जो इमोशनल होना और जो उनकी आंखों से टीयर्स आए थे, ठीक है, आंसू आए थे, ये खुशी के आंसू थे उनके। ठीक है, now comes to the fourth point. The poet loves her even more because of her kind. और पोएट को उनसे प्यार होता गया, और किस चीज के लिए प्यार हुआ कि वो बहुत ज्यादा काइंड है। शी इज वेरी काइंड, जेंटल एंड इमोशनल नेचर। तो उनकी काइंड होने के कारण पोएट को उनसे प्यार हुआ। सेकेंडली, शी वॉज वेरी जेंटल। थर्डली, इमोशन शी हैज इमोशनल नेचर। ओके, तो इन तीन चीजों के कारण पोएट को उनसे प्यार हुआ था, एमिली सेल्वुड से। नाउ कम्स टू द फिफ्थ पॉइंट, ही होल्ड्स हर हैंड। तो पोएट ने उनका हाथ पकड़ा, एंड शी जेंटली प्रेसेस हिज हैंड बैक। और एमिली ने बड़े प्यार से उनका हाथ जो है पीछे करा, शोइंग दैट शी ऑल्सो लव्स हिम। और उन्होंने उनको ये चीज एक्सप्रेस कर दी थी कि एमिली सेल्वुड भी उनसे प्यार करती है। ठीक है, नाउ कम्स टू द सिक्स पॉइंट, एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे द पोएट रियलाइजेस दैट हिज लव इज रिटर्न। और उस मोमेंट पे जब एमिली ने, जब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने उनका हाथ प्यार से पकड़ा था, ठीक है, तो जब उन्होंने भी बहुत प्यार से उनका हाथ पकड़ के थोड़ा सा पीछे को करा, तो कुछ समझ गए थे कि उनको ये रियलाइज हो गया था कि उनको उनका प्यार वापस मिल गया है। ठीक है, नाउ कम्स टू द सेवेंथ पॉइंट, ही थिंक्स दैट हिज लोनली लाइफ, उनको वो ये सोच रहे थे कि उनकी जो अकेली लाइफ है, लोनली अकेली जिंदगी है, इज ओवर, अब वो ओवर हो गई है। उनकी लोनली लाइफ का एक एंड हो चुका है एमिली सेलवुड के आने से। एंड होप्स दे विल मैरी वन डे, और वो ये उम्मीद रख के बैठे थे कि एक दिन मेरी भी शादी एमिली सेलवुड से हो जाएगी। ठीक है, और ये चीज हुई भी कि उन दोनों की शादी भी हुई, जब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन फाइनेंशियली बहुत पावरफुल हो गए थे, सक्सेसफुल हो गए थे बहुत ज्यादा। सो नाउ कम्स टू द एट पॉइंट, द रिपीटेड लाइन, दोबारा से ये लाइन यहाँ रिपीट हो रही है, ओ हैप्पी ब्राइड्समेड, मेक अ हैप्पी ब्राइड। के ओ हैप्पी ब्राइड्समेड, की जो दुल्हन की बहनें हैं वो ब्राइड्समेड कहलाती हैं। तो आप लोग एक हैप्पी ब्राइड, ब्राइड को हैप्पी करो, expresses his joyful wish that she will become his wife। और वो यहाँ पर अपनी एक विश, एक खुशी भरी, जॉयफुल क्या होता है, जॉय क्या होता है, हैप्पीनेस होती है। ऑलराइट, सो वो खुशी खुशी अपनी एक विश मांग रहे हैं कि वो एमिली सेलवुड भी उनकी वाइफ बनेगी। ऑलराइट, सो चलिए आ जाइए, नाउ कम्स टू द की पॉइंट्स। In the first key point, it describes the theme। उन्होंने क्या डिस्क्राइब करा है, थीम को डिस्क्राइब करा है की पॉइंट्स में। सो थीम्स के अंदर क्या आता है उनका, फर्स्टली लव, सेकेंडली म्यूचुअल अफेक्शन, थर्डली होप, एंड फोर्थली मैरिज। पहला तो आता है प्यार, सेकेंडली एक म्यूचुअल अफेक्शन, थर्ड उनकी उम्मीद, होप क्या होती है, उम्मीद जिसको कहते हैं, एंड फोर्थली मैरिज, शादी।
ठीक है. सो नाउ कम्स टू द सेकेंड पॉइंट विच इज द सेटिंग इन द की पॉइंट्स. सेटिंग के बारे में उन्होंने बात करी थी की पॉइंट्स में. अ वेडिंग सेरेमनी. सेटिंग में उन्होंने क्या बताया था? वेडिंग सेरेमनी के बारे में बताया था. नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड वन इज द इमोशन, जिसमें उन्होंने क्या एक्सप्रेस करा? अपने जॉय. फर्स्टली जॉय, ही एक्सप्रेसेस हिज जॉय. secondly tenderness, and thirdly the discovery of true love. और उन्होंने डिस्कवरी करी थी सच्चे प्यार की, ट्रू लव की. So now comes to the important symbols. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. प्लीज आप इन चीजों को जरूर लिखिए कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक्स में. और यू कैन हैव स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स. ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, प्रिंट आउट्स निकाल के पढ़िए इन सबको. It will definitely help you in your exams and you can definitely score much better. All right, ये definitely आपको help करेगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं नोट से. चलिए आइए important symbols को पढ़ते हैं. तो important symbols में उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में tears के बारे में बात करी है. ठीक है, तो it represents genuine feelings. तो उनके जो tears है वो क्या represent कर रहे हैं? Firstly, genuine feelings and secondly, compassion. Compassion वो कर रहे हैं, represent कर रहे हैं दो चीजों को. Which one? First is genuine feelings and secondly, compassion. So now comes to the second point, which is pressing hands. याद है ना मैंने आपको क्या बताया था पोएम की उसमें एक्सप्लेनेशन में कि उन्होंने उसका प्रेस करा था हैंड एमिली सेलवुड का, जिससे उन्होंने हाथ उनका पीछे करके उनको जाहिर कर दिया था कि एमिली सेलवुड भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से प्यार करती हैं. तो ये उस चीज से लिंक्ड है ये वाला पॉइंट भी. प्रेसिंग हैंड्स सिंबलाइजेस साइलेंट एक्सेप्टेंस. फर्स्टली क्या इसमें सिंबलाइज हो रहा है? साइलेंट एक्सेप्टेंस हो रही है. एंड सेकेंडली म्यूचुअल लव. ऑलराइट, सो नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट विच इज ब्राइड्समेड. दुल्हन की बहनों को कहते हैं ब्राइड्समेड. ठीक है, इट सिंबलाइजेस द होप ऑफ बिकमिंग अ ब्राइड हरसेल्फ. ठीक है, और ये चीज ये सिंबलाइज कर रही है, ये उम्मीद उनके दिल में जगा रही है कि एक ना एक दिन वो भी ब्राइड की ब्राइड हरसेल्फ और बिकमिंग अ ब्राइड हरसेल्फ की एक ना एक दिन वो भी ब्राइड बनेंगी. ऑलराइट, उनके दिल में एक उम्मीद जाग रही है कि मैंने भी ब्राइड बनना है. ऑलराइट, so now comes the short summary. In this passage, अब जो ये उन्होंने एक सोनेट लिखा था ना अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, तो उसकी शॉर्ट समरी है ये. ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं शॉर्ट समरी को. In this passage, the poet recalls the moment when he realizes that the woman he loves also loves him. इस पैसेज में पोएट ने रिकॉल करा उस मोमेंट को, उस चीज को, कि वो जब वो रियलाइज कर रहे थे कि जिस वुमेन से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन खुद प्यार करते हैं, तो वो भी उनसे प्यार करती है, एमिली सेलवुड भी उनसे प्यार करती है. इस लाइन का ये मतलब है. ऑलराइट, ड्यूरिंग अ वेडिंग, वेडिंग के दौरान, ही इज डीपली टच्ड बाय हर टीयर्स. वो अंदरूनी टच हो गए थे उसके टीयर्स से जब वो रोई थी ना अपनी बहन की शादी के दौरान कि मेरी बहन शादी होके जा रही है और इसी तरह एक दिन मैंने भी शादी होके चले जाना है. तो इसी तरीके से शादी के दौरान उनकी जो काइंड, जेंटल और ये सब चीजें थी, काइंड, जेंटल, ये सब चीजें जो थी उनकी, वो उनको टच कर गई थी. उनके जो टीयर्स थे वो बहुत अंदरूनी टच हो गए थे जब वो रोई थी. जब एमिली सेलवुड की आंखों से आंसू आए थे तो वो बहुत ज्यादा उनसे अंदरूनी तरीके से टच हो गए थे. एंड हर जेंटल नेचर, और उनकी जेंटल नेचर के कारण भी. ठीक है, वेन ही प्रेसेस हर हैंड, मैंने आपको बताया था ना कि जब उन्होंने उनका हैंड प्रेस करा था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एमिली सेलवुड का हैंड पकड़ के प्रेस करा था, एंड शी रिटर्न द गेस्चर, और उन्होंने उनको वही गेस्चर में उनका हैंड प्रेस करके थोड़ा सा बैक करा था. तो उन्होंने जता दिया था कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ. आई ऑल्सो लव
है। ओके, उन्होंने ये जता दिया कि आई ऑल्सो लव एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, एमिली के दिल में भी ये सब चीजें थी। He understands that his love is accepted। तब वो समझ गए थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कि उनका प्यार जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है एमिली सेलवुड से। फिल्ड विद हैप्पीनेस, और वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जिसको कहते हैं। He wishes that the bridesmaid will soon become a happy bride। कि अब उनकी इच्छा ये थी कि अब अभी तो ये खुद ब्राइड की बहन है, जिसको ब्राइडमेड कहते हैं, तो वो ये चाहते थे कि आगे से आगे ये भी मेरी एक खुश हैप्पी ब्राइड बन के आएगी मेरे घर पे। एक्सप्रेसिंग हिज होप फॉर देयर फ्यूचर मैरिज। देखा मैंने आप लोगों को क्या बताया कि वो इस चीज में एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी उम्मीद को कि वो एमिली सेलवुड उनके घर आएंगी उनकी फ्यूचर पार्टनर बन के। ऑलराइट, so thank you so much for watching it. Do like, share and subscribe to Literary Insight.